वहाँ पे लड़कियों को दूसरे लड़कों के साथ या फिर उनके स्पॉन्सर होते हैं उनके साथ भी नाइट स्टे करने को बोल दिया जाता है, या मेरे से बोलते हैं कि आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडियन एक्टिव न्यूज चैनल। मैं अभय देवा। आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे शील्ड जो हमारे सामने रखे गए हैं, या मेरे लिए नहीं, मैं खरीद के नहीं रखा हूं। ये सब बहुत मेहनत से, बहुत परिश्रम से, न जाने कितनी तपस्या के बाद ये शील्ड मिलता है। जैसे इंडिया ने विश्व कप लाया भारत में, तो आसानी से नहीं मिलता। इसके पीछे बहुत परिश्रम है, बहुत मेहनत है। तो आइए, जो सारे आप ये देख रहे हैं जो रखा गया है हमारे सामने शील्ड, इस शील्ड को पाने वाली हमारे बगल में बैठी है। आइए, सबसे पहले मैं उन्हीं के लफ्ज से उनका इंट्रोडक्शन मैं करवाता हूँ। मैडम नमस्ते। नमस्ते सर। इस समय इंडियन एक्टिव न्यूज चैनल पर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए, क्योंकि ये तो सर कुछ भी नहीं है। मैं एक्चुअली बाहर राजस्थान जयपुर से हूँ। इसके अलावा भी मेरे पास, मेरे घर में अलमारी में जगह नहीं बची है। घर वाले बोलते हैं कि इतना जीत के लाओ तो मामा और अलमारी बनवा देंगे, इतने सारे रखे हुए हैं। एंड मैं बताना चाहूंगी, मेरा नाम एकता तिवारी है। मैं जयपुर राजस्थान की रहने वाली हूँ। बाई प्रोफेशनल मैं स्टेट बैंक में ब्रांच मैनेजर हूँ। एंड मॉडलिंग मेरा पैशन है, मॉडलिंग भी करती हूँ। एंड आने वाले समय में आप मुझे पंजाबी मूवी में देख पाओगे जो थिएटर में रिलीज होगी। एंड उसी के साथ मेरा फाइनलिस्ट जो हुआ है वो सिंगापुर में हुआ है। सिंगापुर भी मैं जाने वाली हूँ। तो मैं आपसे जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि इतना शील्ड अभी आप बोली हैं कि मेरे घर में ये तो सर 2024 के हैं, बस उसको छोड़ के बाकी के 2024 के हैं। वो मैं हमेशा साथ रखती हूँ, क्योंकि वो मैं नेशनल लेवल पर जब जीत के आई थी तो उससे ही मैं प्रेरित हुई थी कि मैं आगे भी मुझे और शील्ड लानी है। तो वो 2023 के को छोड़ के बाकी के 2024 के हैं सभी। माने दोस्तों देखिए, ये सब 2024 के शील्ड लगे हुए हैं। सिर्फ एक शील्ड को छोड़ के ये 2023 का शील्ड है। लकी शील्ड मैडम के लिए है। तो थोड़ा सा अपनी लाइफ के बारे में आप। जी, मैं आपको बता चुकी हूँ, मेरा नाम एकता है। मेरा होम टाउन जो है वो भरतपुर की रहने वाली हूँ। मैं 3 पापा और 3 मम्मियों के बीच में पली बड़ी हूँ, क्योंकि तीनों ने ही मुझे एक समान प्यार दिया है, तीनों ने ही मुझे एक समान रखा। और 12 बहन भाइयों में पली बड़ी हूँ मैं। 12 3 मेरे से बड़े थे जो मुझे हमेशा मारते थे, पीटते थे मुझे करियर को लेके, और बाकी के सब छोटे थे उनको मैं मारती थी उनके करियर को लेके। जी। तो मैं आपको बता दूं, मेरी जो लाइफ रही है वो बहुत उतार चढ़ाव में रही है। मेरे को घर से बहुत प्यार मिला है मेरे मम्मा के पापा के द्वारा। एंड उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। जब मैं पढ़ाई कर रही थी, मेरी पढ़ाई जो है नागपुर, आगरा एंड बीकानेर से हुई है। तो जब मैं स्टडी कर रही थी उस टाइम पे पापा का था कि मुझे है ना पायलट बनना था। मेरा शौक था, मुझे पायलट बनना है, मेरा सपना ही पायलट बनना था। लेकिन किसी रीजन से मैं पायलट नहीं बन पाई। पापा बोले कि है ना, घर में सब इंजीनियर है। मेरे 2 भाई हैं, वो मैकेनिकल इंजीनियर हैं। बड़े वाले भाई वो सिंगापुर हैं, छोटे वाले भाई जो हैं वो अमेरिका हैं। तो और मेरा एक और भाई है कजिन ब्रदर, वो भी अभी पढ़ाई कर रहा है कनाडा से। तो ये बताइए, पढ़ाई कहाँ तक करने के बाद आप मॉडलिंग में आई? जी, मैंने पढ़ाई बीटेक की हुई है। और बीटेक करने के बाद आपको एक और बात बताऊं, बीटेक करने के बाद पापा बोले आपको इंजीनियर बनना है। मैंने कहा मैंने ऐसे ही होता है ना कि मैं टेस्ट देती हूँ, देखती हूँ कि है ना कितनी मैंने अभी तक मैं कुछ कर सकती हूँ लाइफ में या नहीं। मैं टेस्ट देने गई SBI का, तो मेरा सिलेक्शन हो गया फर्स्ट अटेम्प्ट में। मैं ब्रांच मैनेजर बनी सीधे। ब्रांच मैनेजर? हाँ। तो पापा बोलते हैं तुम मैनेजर नहीं बनोगी, बीटेक करके तुम है ना बैंक में जाओगी, तुम ये हो वो। मैंने कहा मुझे जाना है। चलो पायलट नहीं बन पाई आपकी वजह से, आपने बोला पायलट नहीं बनना है, ये है वो है, तो मैं ये बनी हूँ, इसमें मेरी जॉब लगी है तो मैं इसमें जाऊंगी। तो मैं फिर जब मेरी जॉब लगी तो पापा मतलब नहीं चाहते थे कि मैं मतलब ये जॉब करूं। पापा चाहते थे मैं इंजीनियर बनूं और मैं आउट ऑफ कंट्री जाऊं। अच्छा। क्योंकि मेरी फैमिली में के 5 मेंबर जो हैं आउट ऑफ कंट्री हैं, सब अच्छी पोस्ट में, सभी इंजीनियर वगैरह ही हैं। और जो बड़े वाले भाई हैं वो रियर ऑफिसर हैं, जो जिनके अंदर कम से कम 10 कंपनियां आती हैं जो ये मर्चेंट नेवी के होते हैं। तो ये बताइए, तो मॉडलिंग में कब आप आई? और एक और सर मैं बताना चाहूँ, जो मेरे मामा जी हैं उनका द गंगा रिवर क्रूज जो लॉन्च हुआ है, जो नरेंद्र मोदी ने किया था।
उनके यहाँ से हूं मैं, और इतनी बड़ी फैमिली होने के बाद भी पापा बोल दिए थे मुझे कि कोई तुम्हें सपोर्ट नहीं मिलेगा, जो तुम खुद करोगी वही हो। तो अभी तक मैं कभी किसी को नहीं बताई, जहां तक मेरी फ्रेंडों को भी नहीं पता है। जो मेरी बहुत क्लोजेस्ट फ्रेंड है जो फैमिली तक जाती हैं, उनके अलावा कोई नहीं जानता है मेरी फैमिली बैकग्राउंड क्या है। आज मैं सबके सामने बोल रही हूँ, मैं बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, बट मुझे उसको शो नहीं कराना है, क्योंकि जो मैं हूँ, मैं एक स्टेट बैंक में ब्रांच मैनेजर हूँ एंड मॉडलिंग करती हूँ। तो ये बताइए कि जब मॉडलिंग कब से चालू किया? मैंने मॉडलिंग चालू किया है, मुझे 3 ईयर हुए हैं। 3 साल जी। 3 ईयर से। तो लेकिन ये है कि जब से आपने चालू किया और सब अवार्ड पूरा हमें लग रहा है हिंदुस्तान का आपके घर में ही चला गया। जी जी, मैंने जब से चालू किया, मैं आपको बताऊं कि मैं, आपको पता है गवर्नमेंट जॉब होती है, वो भी बैंक में बहुत लोड रहता है, समाज को देख के, उसको देख के काम करना पड़ता है। तो लेकिन मेरा जो मॉडलिंग में जाने का था वो नहीं था कि मैं मॉडलिंग में जाऊंगी। क्या हुआ कि मैं जुम्बा क्लास करती थी, तो जुम्बा में मुझे एक लड़की मिली थी, पीएचडी की हुई थी। तो मैंने कहा कि आप पीएचडी की हुई हो, हाउस वाइफ हो। तो मेरी जो दीदी थी वो उनसे पूछी कि आप अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हो। वहां पे 22 लेडीज थी, 22 लेडीज में से मुझे छोड़ के जो 21 थी, वो बोली मैं मेरे बच्चे को पढ़ाना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ मेरा हस्बैंड ये बन जाए। मैंने वहां पे नोटिस किया कि कोई भी जो औरत है, हाउस वाइफ है, वो मतलब अपने सपनों को भूल जाती है कि हमें क्या करना है। पीएचडी की हुई, एमबीए की हुई, मतलब वो एक हाउस वाइफ बन के रह जाती हैं। पता है क्या होता है कि वो खुद पे ध्यान ही नहीं दे रही हैं। तो मैंने उनसे बोला कि आप खुद क्या बनना चाहते हो, खुद क्या बनना चाहते हो। बोले कि अब शादी हो गई है, हम क्या बनेंगे, बन गए हाउसवाइफ, अब तो चाहते हैं हमारा हस्बैंड बने, बच्चा बने। तो मैंने कहा बाई चांस देखो किसी के साथ ना हो, आपके हस्बैंड से आपके डिवोर्स हो जाए या आप अलग हो जाओ या हस्बैंड को कुछ हो जाए, तो आप क्या करोगे। राइट है ना। तो वो बोलती है मेरे से, ऐसे बोली कि हमने सोचा ही नहीं। मैंने कहा क्या पता कौन से टाइम पे क्या हो जाए। मैंने भी बहुत स्ट्रगल किया, मैं हर चीज से निकली हूँ, तो मैं इसको समझ सकती हूँ। तो एक रेखा जी थी, रेखा नाम की औरत थी, वो नेशनल लेवल तक मेरे से इंस्पायर्ड होके गई। उसका एक हाथ काम नहीं करता है, उसका हाथ ना काम करने के बाद भी वो जो ये फेंकने वाला जो होता है उसमें वो सिल्वर लेके आई हैं। वो मेरे से इतनी इंस्पायर्ड हुई। उनके हस्बैंड खत्म हो गए, वो मेरे से टच में रही, बोले कि मैम आप बताओ। मैं उनको थोड़ा गाइड की, तो मैंने देखा कि मेरे से इंस्पायर्ड होके आगे बढ़ रही हैं वुमेन। तो मैंने उनको भी वही बात बोली। मैंने कहा मैं इनको मोटिव करती हूँ, क्या पता ये कुछ बने। तो वो पीएचडी करने वाली जो बोली मेरे को मॉडलिंग में जाना है मैम आपकी, तो फिर मैंने कहा ओके। तो फिर मैंने उसके हस्बैंड से बात की। उसका हस्बैंड जो है मेरे से बोलता है, अरे तुम मॉडलिंग का मतलब भी पता है, कितनी गंदा फील्ड है वो, तुम खुद क्यों नहीं चले जाती हो, तुम खुद तो गवर्नमेंट जॉब करती हो, अच्छा पैसा कमा लेती हो, तुम खुद जाओ ना उसमें, मेरी वाइफ को क्यों बहका रही हो। तो मैंने सोचा अब तो मुझे जाना पड़ेगा। मैंने दौसा लेवल से, एक छोटा सा टाउन है दौसा, उससे फिर मैंने स्टार्टिंग की। मैं वहां पे हारी थी, ये भी बता दूं, मैं जीती नहीं थी क्योंकि मेरे को एक्सपीरियंस नहीं था। बट मैंने उनको ये देने के लिए कि आप इसमें जा सकते हो, उन लेडीजों के लिए मैं इस लाइन में आई थी। फिर मैं हारी, तो मैंने देखा कि मैं दोबारा ट्राई करती हूँ। दोबारा ट्राई की तो मैं जीत गई। वहीं से जीतना चालू किया? वहीं से जीतना चालू किया। फिर तो मिस इंडिया में भी गई? सर मैं मिस इंडिया में नहीं, मैं अभी तक जो गई हूँ मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले फेस ऑफ दौसा रही मैं, उसके बाद मैं फिर गई थी ग्लेम गार्डन से नेशनल ब्यूटी जीती, वहां पे विनर रही। उसके बाद में मैं दीवा क्वीन 2024 उसमें भी विनर रही। एंड फिर मैं मिसेस टीज में भी विनर रही। और अभी मैं एज ए जूरी, एज ए चीफ गेस्ट, एज ए सेलिब्रिटी गेस्ट ऑल इंडिया में जाती हूँ। ऐसी कोई इंडिया की जगह नहीं है जहाँ पे मैं नहीं गई हूँ। पठानकोट से लेके जम्मू रह गया, अभी पठानकोट से लेके और साउथ तक, कन्याकुमारी तक, सब जगह मेरे को बुलाया जाता है एज ए चीफ गेस्ट। सब लोग मुझे इसलिए नहीं जान पाते हैं क्योंकि मैं सोशल नहीं हूँ। मैं ना सोशल मीडिया जो होती है उस पर मैं इतना रहती नहीं हूँ एक्टिव, इसलिए लोग मुझे नहीं जान पाते हैं। लेकिन अगर मेरे घर पे आके देखें या यहाँ पे भी देखो, मैं यहाँ पे जनवरी से अभी तक इतने वो की हूँ, तो है ना, मैं मेहनत बहुत करती हूँ। आप अगर मेरा कोई शो होता है और मुझे पता है, अभी मैं सिंगापुर के लिए फाइनलिस्ट हुई हूँ, सिंगापुर में मेरा शो है एक, तो मुझे पता है मैं कितनी मेहनत करती हूँ। सब सो जाते हैं, मैं रात को 1-1, 2-2 बजे तक शीशे के सामने रैम वॉक, अपना इंटरव्यू देना,
अपना इंट्रोडक्शन देना, ये सब मैं वहां पे प्रैक्टिस करती हूँ। आपको पता है जो हमारी कामयाबी होती है वो हमें कभी शो नहीं करानी चाहिए। कुछ मिलना, जैसे कि हम किसी में पार्टिसिपेट किए हैं तो हमें ये बताना चाहिए हम पार्टिसिपेट किए हैं, उसकी मेहनत हमें कभी नहीं बतानी चाहिए रिजल्ट मिलने से पहले, मेरा ये मानना है। तो मैं जो मेहनत करती हूँ वो रात में हमेशा सब सो जाते हैं तब करती हूँ, और सामने सबके ऐसे ही रहती हूँ कि ऐसे ही चल रहा है। आपको देख के जो प्रभावित हो या जो हीन भावने की शिकार हो गई हो, प्रताड़ित हो रही हो, अगर वो भी जीवन में कुछ करना चाहे तो उनके लिए क्या आप राय देंगी? सर मैं बोलना चाहूंगी इस लाइन में प्रताड़ित करने वाले भी आपको बहुत मिलेंगे, आपका यौन शोषण करने वाले बहुत मिलेंगे। और आपको पता है इसमें जाने का सबसे पहले मैं बोलूंगी, सिर्फ इस लाइन में जाना है तो आप इवेंट्स ज्वाइन करो, फैशन शो और रैंप शो, ये शो होते हैं उनको ज्वाइन करें जी। कैटवॉक शो, ये सारे शो होते रहते हैं। अभी गाजीपुर में मुझे एक बुला रहे हैं, मैं पता नहीं जाऊंगी या नहीं, अभी फाइनल नहीं किया है। तो ऐसे शो में वो पार्टिसिपेट करें। उसका सिर्फ रजिस्ट्रेशन चार्ज जो होता है 3000 से 5000 तक होता है। अगर उसके अलावा आपसे पैसे मांगे जा रहे हैं तो वो फ्रॉड है। लास्ट आपका सिलेक्शन हो जाता है, उसके बाद आपसे 5000 या 6000 फीस ली जाती है। वो इसलिए कि आप वहां पे आओगे, आपके ऊपर जो खर्चा होगा, उसके अलावा कोई फीस नहीं होती कि 50,000 1 लाख, ये कोई फीस नहीं होती है। वो लोग आपसे पैसे लेके भाग जाएंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा। ऐसे शो में कभी ना जाएं। और मैं उनको बताना चाहूंगी कि वहां पे जा रही हो तो पहले सबसे पहले जान लो कैसा शो है वो। आपको पता है ऐसे इवेंट्स ऐसे ऐसे होते हैं कि वहां पे लड़कियों को दूसरे लड़कों के साथ या फिर उनके स्पॉन्सर होते हैं उनके साथ भी नाइट स्टे करने को बोल दिया जाता है। ऐसे वहां पे डायरेक्टर वगैरह होते हैं, प्रोड्यूसर वगैरह होते हैं, आप हमारे साथ 1 नाइट स्टे करो, हम आपको ये मॉडलिंग में फेमिना बना देंगे, मिस फेमिना, मिसेस फेमिना, ये सब बना देंगे, VLCC बना देंगे। तो ऐसे लोग शॉर्टकट, कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। आपको मेहनत करते ही रहना है, आपको मेहनत करना है, खुद के टैलेंट पे बनना है, सेल्फ रेस्पेक्ट को पहले रखना है। अगर आपने सेल्फ रेस्पेक्ट पहले रखी है और मेहनत की है तो आपको, मुझे नहीं लगता कि आपको ऐसे किसी से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। और कॉम्प्रोमाइज जहाँ पे हो रहा है मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल गलत है। इस लाइन में कॉम्प्रोमाइज वर्ड बहुत यूज होता है। मैं आपको बता दूं, मेरा साउथ मूवी में सिलेक्शन हुआ था एक में, और बॉलीवुड मूवी में ये वेब सीरीज थी, वहां पे मेरा सिलेक्शन हो गया। मेरे से बोलते हैं कि आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। मेरी क्या है, मैं थोड़ी सी फ्रैंकी टाइप की हूँ, तो मैं मेरे हस्बैंड से बोली, मैंने कहा ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, मैंने कहा मैं बताओ जूते मार के आऊं, उसमें क्या करूं। तो फिर वो बोले मेरे से, मेरे हस्बैंड जो है कि आप मना कर दो। तो मैंने बॉलीवुड जो लाइन थी वहां से छोड़ दी। अगर मैं चाहती एक नाइट स्टे करके, अच्छी खासी वो मूवी थी, नाम नहीं लूंगी, उसमें मैं आज है ना लीड रोल में रहती, लेकिन मैं नहीं गई क्योंकि मेरे को है ना मेरी इज्जत से ज्यादा मेरे लिए कुछ नहीं है। जी 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 जी। और मैं विश्वास रखती हूँ खुद पे कि मैं एक दिन तो कर सकती हूँ। एक दिन मैं एक शो में गई थी, वहां पे एक ने मेरे को देखा तो वो मेरे को पंजाबी मूवी में लिए, अभी शूटिंग स्टार्ट होने वाली है जो थिएटर पे रिलीज होगी, काफी बड़ी मूवी है। तो मैं सोचती हूँ जो मेरे टैलेंट को देख के, मेरे को देख के लेगा तो वहां पे मुझे कॉम्प्रोमाइज वगैरह नहीं करना पड़ेगा। माने है बहुत ज्यादा, अरे बहुत ज्यादा है सर, इस लाइन में बहुत ज्यादा है। आपको पता है मॉडलिंग का मीन्स क्या होता है, लोग ये नहीं समझ पाते हैं। मॉडलिंग का मीन्स होता है आपको है ना छोटे कपड़े तो उसमें पहनने पड़ते हैं, क्योंकि आपको है ना आपको सूट निकालना होता है, कभी वेस्टर्न सूट, वो सूट, लेकिन ना आप छोटे कपड़े पहन रहे हो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई आप में जान नहीं है या फिर आप है ना गलत लड़की हो। मेरे से काफी लोग बोलते हैं, मुझे तो मारने तक की धमकी आ जाती है, और मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरे अभी मैं आपको प्रूफ कर सकती हूँ, काफी मेरे पास स्क्रीनशॉट वगैरह पड़े हुए हैं कि मारने तक की धमकी आ गई, तुम ऐसे छोटे कपड़े पहनती हो, तुम ये हो। ये तक बोल देते हैं कि तुम तो है ना 1 नाइट किसी के साथ स्टे कर लेते हो। लेकिन हम लोग आगे बढ़ रहे हैं इस लाइन में, तो इस लाइन में ये सब सुनना पड़ता है। उनको जवाब है ना अपनी कामयाबी से देना है, न कि उनके थॉट से। उनकी तो क्या है, खुद तो कुछ करना नहीं है, दूसरों को भी करने नहीं देना है, टांग पकड़ के खींचते हैं, ऐसे लोग भी हैं। मैं बहुत बहुत आपको धन्यवाद देता हूँ, आपकी हौसले को, आपकी बुलंदियों को। सर मैं बताऊं, मैं जो सच होता है, मैं शिव भगवान जी की बहुत बड़ी भक्त हूँ, आप मेरा ये देख सकते हो। देख रहा हूं। जो सच होता है मैं वही बोलती हूँ।
चाहे मेरी जान जाए या कुछ भी जाए। मैं एक ने मेरे से बोला था, मैं बैंक में थी तो उसको कुछ लोन माफ करवाना था, काफी बड़ा लीडर था, तो वो बोला आप ये माफ कर दो। मैंने कहा मैं नहीं करूंगी। तो बात आ गई थी, वो बोला मैं तुमको मार दूंगा। मैंने कहा शौक से मरूंगी लेकिन कुछ गलत नहीं करूंगी। अभी जो मिस एंड मिसेज यूपी हुआ था उसमें मेरी 2 फ्रेंडों ने पार्टिसिपेट किया था और मेरे हिसाब से वो जीतने लायक नहीं थी, तो मैंने वहां पे भी फेयर डिसीजन लिया था। मैंने उनको नहीं जिताया था क्योंकि मुझे नहीं लगा उनमें वो चीज है कि उनको मैं जिताऊं। जिसमें थी उसको ही जिताया। तो मैं कभी भी प्रोफेशनल में प्रोफेशनल रहती हूँ और पर्सनल में पर्सनल रहती हूँ, लेकिन कभी मेरे अंदर ये चीज कभी है ही नहीं कि किसी के साथ गलत करना है। और मैं आपको पता है जो मेरे साथ गलत करते हैं तो उनके साथ गलत हो जाता है, सिर्फ भगवान जी मुझे इतना सपोर्ट करते हैं। और आपको एक और बात बताऊं सर, मैं अपने लाइफ के बारे में बताना चाहूंगी यहाँ पे। मैं ब्रेन ट्यूमर से जूझ रही हूँ, मुझे ब्रेन ट्यूमर जैसी बीमारी है और डॉक्टर मुझे बोल चुके हैं कि आपकी लाइफ जितनी है उसको खुश होके जियो। और ये भी इलाज मेरा न्यूयॉर्क से LYU हॉस्पिटल से चल रहा है और मेरी थेरेपी वगैरह होती है। ये भी बोले मेरे बाल कटवा दो, मैंने कहा वैसे ही थोड़े से बाल रह गए, बहुत टूटते हैं। इस बीमारी में क्या होता है कहीं पे भी बेहोश हो जाते हैं और हमारा माइंड रेस्पॉन्स नहीं कर पाता है। हम लोग प्रॉपर तरीके से, मुझे बोलने में कभी कभी दिक्कत होती है और कभी कभी सही से रहती हूँ, कभी कभी दिक्कत होती है। तो मैंने कहा डॉक्टर से, मैं वहां पे गई तो वो बोला कि ना, मेरे हस्बैंड से बात कर रहा था, मैंने हस्बैंड को देखा, उनकी आंखों में देखा आंसू हैं। मैंने कहा क्या हुआ है? मैंने कहा डॉक्टर के पास गई, मैंने कहा बताइए क्या दिक्कत है? बोला कुछ नहीं कुछ नहीं। मैंने कहा अरे बोलो तुम क्या दिक्कत है? बोले अरे लाइफ है उसको खुश होके जियो। मैंने कहा मैं आपको आज बोल के जा रही हूँ, मैं सही होके दिखाऊंगी। आपको बता दूं, मैं 2016 में जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था, 2016 में एक्सीडेंट हुआ, मैं कोमा में चली गई थी, 29 दिन मैं कोमा में रही। कोमा में से आने के बाद आप देख सकते हो मेरा पैर में रॉड पड़ी है, मेरा पैर टूट गया था। कोमा से निकली मैं खड़ी भी नहीं हो पाती थी, डॉक्टर ने मना कर दिया था। हस्बैंड ने मेरा हर जगह पे सपोर्ट किया था उस टाइम पे, भाई ने सपोर्ट किया था, अभी भाई यहाँ पे है। तो लगा था लाइफ खत्म हो गई, मैंने सोचा लाइफ खत्म हो गई, कुछ नहीं कर सकती हूँ मैं। फिर एक दिन मैंने प्रशांत को देखा, मेरी ये हालत हो गई थी उस टाइम पे सर, मैं उसको याद करना नहीं चाहती, मेरी ये हालत हो गई थी। मैं मेरे हस्बैंड को, मेरे भाई को, मेरी बहनों को, किसी को मैं पहचान ही नहीं पाती थी। आपको बता दूं, मैंने गिलास उठाया एक दिन, अपने हस्बैंड को मार दिया। मैं लाइट को फेस नहीं कर पाती थी, मैं उजाले में नहीं रह पाती थी, ये हालत हो गई थी। मुझे है ना बस अपने ऐसे लगता था खुद को बंद कर लो, मुझे खुद को ही याद नहीं था मैं कौन हूँ, मुझे मेरे हस्बैंड कौन है वो याद नहीं था। मैं उनको योगेश भाई करके बोलती थी कि मेरे भाई हैं। तो उस टाइम पे फिर मैं थोड़ी थोड़ी, मेरे हस्बैंड ने मेरे को इतना सपोर्ट किया, उस टाइम पे भी मेरा कभी साथ नहीं छोड़ा। मेरे भाई बहनों ने, मम्मा वगैरह सबने मेरा सपोर्ट किया, उन्होंने इतना मेरे को सही कर दिया कि मैं खुद को पहचान पाई। फिर मैंने कहा कि इन्होंने मेरे पे इतनी वो की है, अब भी मेरे हस्बैंड के इतना निशान है बैक पे, जब मैं देखती हूँ तो मैं सोचती हूँ मुझे खुद को सही करना है। आपको बताऊं, उसके बाद से फिर मैंने मेहनत की, इतनी मेहनत की, मैं खड़े नहीं हो पा रही हूँ, लेकिन मैं 30 किलोमीटर, मेरे फोन में सब रिकॉर्ड है, मैं पेडोमीटर लगा के रखी हूँ फोन में। आपको लास्ट 5 ईयर से मैं कितना चली हूँ वो आपके मेरे फोन में देख सकते हो, सब रिकॉर्ड है। मैं हर दिन 30 किलोमीटर चली थी। जब डॉक्टर बोल दिया था आप तो खड़े नहीं हो सकते, मैंने कहा देखती हूँ खड़े होंगी कि नहीं। मैं 30 किलोमीटर चलने लग गई। पहले मैं भाई का और हस्बैंड का सपोर्ट लेके खड़ी हुई, फिर दीवार के सपोर्ट से चलती थी। उसके बाद फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा कि मुझे खड़ा होना है, मैं सीढ़ी चढ़ गई सीधे, पैर में दर्द हो गया। फिर मैं हस्बैंड वगैरह गुस्सा किए कि ऐसा नहीं करना था। मैंने कहा मुझे किसी के ऊपर बोझ नहीं बनना है। मैं फिर वापस से खड़ी हुई, फिर वापस से सबसे पहले जो मैंने वॉक की थी वो 250 मीटर की वॉक की थी। 250 मीटर से मैंने फिर 30 किलोमीटर वॉक की। मेरे जो ट्रेनर थे उन्होंने मुझे, है ना, मेरे लिए ट्रेनर रखे गए थे, उन्होंने मेरे को यहाँ पे खड़ा किया। ध्रुवा तमोली असम के थे, उन्होंने मेरे पे मेहनत की। उनकी वजह से फिर मैंने कहा, वो बोले क्या दिक्कत है तुमको, क्या हुआ है तुम्हारे साथ? तो मैं उनको देखती, इतने पॉजिटिव है और मेरे पे इतना ध्यान दे रहे हैं। मैंने कहा मुझे करना है, कुछ तो करना है। मैं वहां से खड़ी होके फिर मैं खुद को खड़ा किया। उसके बाद क्या हुआ, मैं लास्ट 1.5 साल पहले मैं बेहोश हो गई थी। बेहोश क्या है, मैं होती रहती थी। और मेरे हस्बैंड जो है आउट ऑफ कंट्री जॉब करते थे उस टाइम पे। तो अभी हस्बैंड मेरी मैं तबीयत सही नहीं रहती है, अभी इंडिया आए, तो भाई मेरे साथ रहता था क्योंकि फैमिली भी मेरी है ना बाहर ही रहती है। तो भाई और मैं रहते थे।
और फिर है ना मेरा क्या हुआ, मैं एक मंदिर है हमारे दौसा में, वो पहाड़ के ऊपर है, मैं डेली मेरा था कि मैं वहां पे जाती थी शिव भगवान जी के पास जल चढ़ाने। मैं वहां पे बेहोश होके गिर गई, तो वहां के जो लोकल लोग थे मेरे को जानते थे कि मैनेजर साहब गिर गई हैं, तो वो मेरे को हॉस्पिटल लेके गए। मैं हॉस्पिटल में जाके जब थेरेपी वगैरह हुई, मेरे से मिस्टेक ये हो गई थी, जब मैं बेहोश होती थी, आंखों के सामने अंधेरा होता था, बोलने में दिक्कत होती थी, मैं सोचती थी मेरा एक्सीडेंट हुआ है, मैं कोमा में रही हूँ और मेरे 27 यहाँ पे टाँके भी हैं, तो मुझे लगा शायद उसकी वजह से हो रहा है और बीपी लो हो जाता है। जब MRI जांच वगैरह हुई तो उसमें आके पता लगा मेरे को, उससे मेरे को रिजल्ट आया कि आपको 16 जगह क्लॉटिंग है, मतलब ट्यूमर है, 16 ट्यूमर है। तो डॉक्टर और मेरा भाई आशु, उसका नाम है आयुष्मान, हम दोनों हॉस्पिटल गए थे। तो डॉक्टर बोलता है कौन आया है आपके साथ में? मैंने कहा मैं और मेरा छोटा भाई आए। बोले आपके हस्बैंड? मैंने कहा वो बाहर रहते हैं। बोले उनसे मैं बात करना चाहूंगा। मैंने कहा सर आप मुझे बताइए, आप मुझसे बात कीजिए। वो मेरे को सोचे थे मैं कोई वीक लेडीज हूँ, लेकिन मैंने कहा सर आप मुझे बताओ। वो सर मुझे बताए नहीं, उन्होंने हस्बैंड से बात की, हस्बैंड से वीडियो कॉल पे। मैं भी कम नहीं हूँ, मैं थोड़ा सा है ना, मैंने कहा मैं वहां पे खड़ी रही। तो वो बोले ऐसे ऐसे मैम को 16 जगह क्लोटिंग है और ट्यूमर की दिक्कत है, आप है ना ऑपरेशन तो अभी 16 जगह क्या करेंगे और देखो क्या होता है। तो हस्बैंड वहां पे रोने लग गए, बोले मैं जॉब छोड़ के आ रहा हूँ। मैंने उनसे एक ही बात बोली, मैंने कहा जॉब छोड़ के आ रहे हो, मेरी भी तबीयत खराब है, मैं भी ऑफिस नहीं कर पाऊंगी, जो 80-82 हजार में कमाती थी उस टाइम पे वो भी नहीं आएंगे, आप आ जाओगे तो खर्चा कौन करेगा। मैंने सीधे ये बोला कि भाई 2 बच्चे हैं और मेरे को भी अब अगर ये बीमारी हुई है तो मुझे भी मेडिसिन की जरूरत होगी, मेरे पे भी खर्चा होगा। तो फिर हस्बैंड बोले नहीं मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकता। मैंने कहा आप आके क्या सही कर दोगे, कोई भगवान जी हो? तो मैं उनसे डॉक्टर से बोली आप मुझे ये बता सकते थे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, मैं ये वाला टैटू जो है उस दिन बनवा के आई और मैं फिर है ना टैटू बनवा के आई। ये उस याद में है ये टैटू कि मेरे को ब्रेन ट्यूमर का पता लगा था कि मेरी लाइफ इतनी है। उसके बाद फिर हस्बैंड को लगा कि क्या पता यहाँ पे रिपोर्ट गलत हो, दूसरे हॉस्पिटल में जाओ दिल्ली मेदांत में। फिर मैं दिल्ली मेदांत में गई, वो भी बोले कि आपको ट्यूमर है ऐसे ऐसे दिक्कत। मैंने कहा ओके, मैं शमशेरा मूवी देख के आई। तो फिर हस्बैंड को फिर भी यकीन नहीं हुआ, फिर है ना वो मेरे को वहां पे ले गए न्यूयॉर्क ले गए। तो वो बोले कि ये जो छोटे छोटे ट्यूमर हैं आपके 15 वो सही हो जाएंगे, जो बड़ा ट्यूमर है वो स्मॉल ब्रेन में उसका ऑपरेशन भी नहीं हो सकता, ऑपरेशन हुआ तो मैं कोमा में चली जाऊंगी परमानेंट। और तो वो मेरे से बोलते हैं कि मेरे को उन्होंने नहीं बोला था, वही हस्बैंड को बोला। तो मैं तो आपको पता ही है मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं वहां पे मैं उनसे बोली मुझे बताओ, क्योंकि भाई इलाज तो मुझे ही कराना है, दवा मुझे ही लेनी है, मुझे पता होना चाहिए मुझे क्या बीमारी है जिससे मैं उसके लिए कुछ कर सकूं। वो बोले आपके लिए एक्सरसाइज जो है योगा वो बहुत जरूरी है, एक्सरसाइज ब्लड सर्कुलेशन के लिए। तो फिर मैंने कहा ओके, मैंने उस दिन से 4-4 घंटे एक्सरसाइज करती हूँ। एंड मेरे शिव भगवान जी की कृपा से, आप सब लोगों की दुआ से मुझे जयपुर के लोगों को तो मैं थैंक यू बोलूंगी, जहां पे भी जाती हूँ मुझे बहुत अच्छे लोग मिलते हैं। तो सब लोगों ने मुझे है ना इतना प्यार और वो दिया, वो सब आज वुमेन तो ये बोलती है मैम आप जैसी हमने मैम नहीं देखी, और वो मेरे को इतना अपना है ना रोल मॉडल मानती हैं। तो मैं उन सबको थैंक यू बोलना चाहूंगी जिन्होंने मेरे लिए दुआ की। वास्तव में मेरे को है ना सब लोग मेरे लिए कोई जल चढ़ा रहा था शिव भगवान जी के यहाँ पे, जिसको पता लगता वही कि मैम हम आपके लिए ये पूजा कर रहे हैं, वो मुझे वीडियो फोटो बना के भेजते थे। उन सबकी दुआ से मेरे 15 ट्यूमर सही हो गए, एक रह गया है और उसको भी मैं सही करके दिखाऊंगी, डॉक्टर को गलत प्रूफ करूंगी, क्योंकि एक डॉक्टर है वो इंसान है, कोई भगवान थोड़ी है। और मेरे साथ तो सिर्फ भगवान जी हैं। वुमेन को ये संदेश देना चाहूंगी यहाँ पे जो खुद को कमजोर समझती हैं, जी वुमेन कमजोर कैसे हो सकती है? वुमेन एक जिंदगी लेके आती है संसार में, वो कमजोर कैसे हुई? आप समझते हो एक बेबी होता है उसको कितना दर्द होता है, वो 9 महीने कितना स्ट्रगल करती है, उसके बाद एक बच्चे को जन्म देती है, एक जिंदगी लेके आती है संसार में, तो वो कमजोर कैसे हुई? कैसे वो खुद को कमजोर समझ लेती है? कैसे वो शादी के बाद सोचती है कि हमारा सपना कि हमने जो सपना देखा था वो हमारा पूरा नहीं हो सकता? कैसे नहीं हो सकता? आप कोशिश करो ना तो कुछ भी हो सकता है। सर मैं ये जानती हूँ कि अगर वो कोशिश करें ना, डोमेस्टिक वायलेंस के काफी लेडीज हैं शिकार हो रही हैं, आपको जानते हैं क्या? आप बताओ सर, वो अपने फैमिली के अगेंस्ट अगर उनके साथ कुछ गलत होता है, आपको पता है
स्टंट तो उन सबको खुद ही लेना पड़ेगा। जी, जी, जी। अगर वो स्टंट ले लें तो क्या ऐसा हो सकता है कि वो उस चीज से ना निकले? आप बताइए, नहीं निकल सकते, निकल सकते हैं ना। जी, जी। तो वो क्यों नहीं लेती हैं स्टंट? क्यों वो सोचती है कि मेरे, आपको पता है वुमेन्स को ये सिखा दिया जाता है लड़की को कि आपकी शादी के बाद वही जिंदगी है, वही आपका घर है, और वो भी वही सोच लेती हैं। मेरा मानना ये है कि शादी के बाद अगर वो इंडिपेंडेंट बनना चाहती हैं, यार तुम्हारे साथ गलत हो रहा है, तुम अगर तो है ना अपने लिए स्टंट लो, कोई भी जॉब करो 8-10 हजार की, वहां से फिर और आगे बढ़ो, तुम कुछ भी कर सकती हो। एक वुमेन है, एक वुमेन कुछ भी कर सकती है, मेरा तो ये मानना है। बहुत धन्यवाद। और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहा हूं कि आप हमारे न्यूज चैनल पर दोबारा मुझे मौका दिया। और दोस्तों, जो कुछ भी जुड़ा रहेगा मैं बार बार इनको अपने न्यूज चैनल पे लाता रहूंगा और इनसे कुछ न कुछ आप लोगों को मिलता रहेगा। और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।